नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है आपका वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जनरल साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और इन सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो। हम जो है कस्टमर रिलेशनशिप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपका हम करा देंगे। और देखिए, इसके साथ जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग डीएफसीसीएल ऑपरेशन और पीडी एग्जामिनेशन का, जो कि ये एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों वालों के लिए है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपका ये सारे टॉपिक जो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, तो इनका जो है हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हो अपना, और डेडिकेटेड वे में केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। और आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है कोर्स। और जब आप लोग बाई कर लोगे, तो फिर इसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो जो भी इसके अंदर में पीडीएफ फाइल्स है, तो सभी का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो पिछले क्लास में हमने देखिए कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया था, बेसिक डेफिनेशन, और जो जितने जितने भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपके सीआरएम के, वो हमने कवर किया था। तो आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। यानी कि जो कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, ये जो टॉपिक्स है आपका, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका व्हाट इज रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर में ये रहता है मेनली कि कोई फॉर्म्स है, तो वो अपने कस्टमर के साथ एक अपना जो है सर्विस देता है, तो उससे चलते एक उसका एक रिलेशन बन जाती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे हम लोग एक टर्म्स को समझेंगे। तो पहले देखिए, रिलेशनशिप आपका जैसे ये रहता है कि एक इंटरेक्टिव एपिसोड्स होती है इसके अंदर में। जैसे दो पार्टीज होंगे, दो पार्टीज आपके होंगे, या फिर दो कोई पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि उनके बीच में जब रिलेशनशिप बनता है, तो मे भी उसके अंदर में बहुत सारे चीज़ का सब चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता होगा। तो एक इंटरेक्शन जो एपिसोड जो रहता है आपका, जो एक लंबे समय के लिए चलता है उन दोनों के बीच में, तो ये वही चीज़ को दर्शाता है आपका। तो रिलेशनशिप देखिए सब तरह के होते हैं आपके। रिलेशनशिप आपका जैसे मान लीजिए दो पर्सन्स के बीच में हो सकता है, दो फर्म्स में कस्टमर या फिर जो प्रोड्यूसर्स है उसके बीच में भी हो सकता है, या फिर जो आप रिलेशनशिप जो आप नॉर्मली एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में होती है, तब किसी को भी यहाँ पे एक ले सकते हो। तो वो जो है आपका, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो बना रहे। वो में भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम वो देखिए बीच में थोड़ा बहुत तो खटपट तो होता ही रहती है। तो कोई भी कंपनी चाहता है कि हम अपने कस्टमर को कभी खोए ना, उसके साथ हमेशा रिलेशनशिप बना के रखे रहे। तो यही सारा चीज़ जो है इसके अंदर में स्टडी किया जाता है आपका। तो इसमें देखिए जो रिलेशनशिप रहता है आपका, तो वो जो है टाइम 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 टू टाइम पे वो चेंजेस होते ही रहते हैं। कभी किसी के साथ देखिए वो जो है दुश्मनी भी होता है, कभी किसी के साथ जो है वो उसका अच्छा व्यवहार भी नहीं होता है। तो ये चीज़ कब होगा, जब वो कंपनी मान लीजिए उसका ख्याल नहीं रखेगी, उसका कोई प्रोडक्ट जो मान लीजिए बना रहा है तो उसको अच्छा लग नहीं रहा होगा, मे भी हो सकता है कि वो और ख़राब करता चला जाए, वो ध्यान ही नहीं रख रहा है अपने कस्टमर्स का। तो रिलेशनशिप उसका कैसे बना रहेगा एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो कोई भी कंपनी या फर्म जो होते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा रहे। यानी कि वो चाहते हैं कि मेरा कस्टमर के साथ जो है एक रिलेशनशिप बना रहे एक लंबे समय के लिए, ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे। क्योंकि वो जो है टोटली डिपेंडेंट है अपने कस्टमर के ऊपर में। तो कोई भी जैसे मान लीजिए सेल्स करता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की यदि हम बात करते हैं, तो जो कस्टमर रिलेशनशिप है आपका, तो यहाँ पे भी वो अपना बना के रखे रहते हैं। वो कब बना के रखे रहते हैं कि वो अगर जो है डिफरेंट चीज़ों को वो आइडेंटिफाई वो करते रहते हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई वो कैसे करेंगे यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, बहुत पुराना कस्टमर है, वो प्रोडक्ट को परचेज करते रहता है हमेशा। अगर कोई भी मॉल में जाता है, कहीं भी हो जाता है, कोई कंपनी का जो प्रोडक्ट मान लीजिए उसने 2 साल पहले खरीदा होगा, तो वो कैसे जानेगा कि ये मेरा कस्टमर है। तो वो देखेगा कि इसने पहले भी परचेज किया, अभी भी परचेज कर रहा है, और आगे भी हो सकता है कि ये परचेज करे मेरा। तो ये उससे पता कर सकता है यहाँ पे, जैसे कोई वो परचेज कर रहा है, और इसके साथ साथ में प्रोडक्ट के बारे में कोई अगर वो इंक्वायरी करता है,
और इसके साथ साथ में जैसे वो सेल्स के रिगार्डिंग भी कोई कॉल करता है तो ये उससे देख सकता है, या फिर जो कोई टर्म्स जो होते हैं उसको वो निगोशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ में कोई कंप्लेंट है उसके साथ अगर वो डीलिंग कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ के थ्रू, मदद के थ्रू जो है वो जानते हैं यहाँ पे, और उसको अगर रिजॉल्व करते हैं यहाँ पर आपके, जैसे कोई इनवॉइस जनरेट किया आता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो अगर उसको रिजॉल्व करता है, तो इन सभी चीज़ों के चलते जो है वो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और वो मेंटेन करके रख सकते हैं रिलेशनशिप अपना। अब देखिए जो रिलेशनशिप है, तो ये जो है टाइम के साथ आपका चेंज करते ही रहता है, क्योंकि देखिए जो रिलेशनशिप है तो एक लंबे समय के लिए तभी बना रहता है जब कोई सर्विस उसको अच्छा प्रोवाइड करे। अगर वो उसको सर्विस दे ही ना अच्छा लॉन्ग टर्म में, तो वो जो है उसके साथ नहीं रहेगा। ये सभी चीज़ों के लिए अप्लाई होता है, आप घर में भी आप देख सकते हैं या फिर आप कहीं भी आप देख सकते हो। रिलेशनशिप तभी अच्छा बना रहता है जब कोई कोई अनबन ना हो दोनों के बीच में, या फिर कोई सर्विस जो है वो अगर कोई ख़राब दे रहा होगा तभी जो है उसका रिलेशनशिप वहाँ पे ख़राब होगा। तो यहाँ पे जो है पार्टीज हो सकते हैं कि वो क्लोजर बने रहे, या तो फिर वो आपस में दूर भी जा सकते हैं। तो इंटरेक्शन जो है तो ये मेनली ज़रूरत होता है उनके बीच में, तो इंटरेक्शन के बेसिस पे भी देखा जा सकता है कि वो अगर जो है लेस हो रहा है या फिर जो फ्रिक्वेंटली वो होते ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो एक पर्सन्स थे डायर, तो इन्होंने जो है 5 ऐसे जनरल फेजेस इन्होंने बताया था कि जिसके चलते कस्टमर और जो सप्लायर्स होते हैं तो वो एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है ये सारी चीज़ों से। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो कस्टमर मेरा है तो वो मेरे से दूर चला जाए, रिलेशनशिप ना बना रहे। तो इन्होंने देखिए डायर ने जो है इन्होंने 5 ऐसे जनरल फेस दिया था जिसके चलते कोई कस्टमर या फिर जो सप्लायर्स है तो उनका रिलेशनशिप वो बना रह सकता है। तो पहला इसमें आपका है अवेयरनेस, दूसरा आपका है एक्सप्लोरेशन, तीसरा आपका इसमें एक्सपांसन, चौथा आपका है कमिटमेंट, और पांचवा आपका है डिसोल्यूशन। यहाँ पे जो है हम लोग इनको एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो पहला आपका है अवेयरनेस। तो देखिए ये आपका वो चीज़ होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जितने भी इस जो पार्टी जो होते हैं तो वो जो है जब वो आपस में एक दूसरे का अटेंशन में आते हैं, तो ये एक पॉसिबल आपका हो सकता है कि एक्सचेंज पार्टनर के तौर पे आपका हो सकता है। अवेयरनेस कब क्रिएट होता है कि जब जो है वो अटेंशन करते हैं एक दूसरे को। जैसे पहले वो किसी और प्रोडक्ट को वो खरीदता होगा, अब उससे मान लीजिए वो बोर हो चुका है तो फिर जो है नए प्रोडक्ट की ओर जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा उसको अटेंशन देगा। तो यहाँ पे जब उसने अटेंशन दिया तो अब तब उसके बाद उसके बारे में अवेयरनेस होगा। फिर दूसरा जो स्टेज रहता है तो वो है एक्सप्लोरेशन का। तो इसके अंदर में ये पीरियड आपका रहता है कि जिसमें थ्रू वो जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और साथ में टेस्टिंग करता है, जिसके चलते पार्टी जो है एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं अपने कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस को। तीसरा स्टेज है आपका इसमें एक्सपांसन का है। तो ये वो फेज रहता है कि जिसमें कि यहाँ पे जो है दोनों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उसको अच्छा लग गया, तो यहाँ पे जो है वो अपना, अगर उसने एक बार प्रोडक्ट खरीदा उसको अच्छा लगा तो वो जो है बाद में आगे उसको भी वो कंटिन्यू रखेगा खरीदना, परचेजिंग करना वो जारी रखेगा। तो इसी को एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इससे पता चलता है कि ट्रस्ट जो है वो अब डेवलप होना शुरुआत हो चुका है। फिर चौथा स्टेज होता है कमिटमेंट का। तो कमिटमेंट पे देखिए ये जो है इसको इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है यहाँ पर कि जैसे एडॉप्शन जो है तो वो इंक्रीज हो रहा है दोनों साइड से, यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअली जो अंडरस्टैंडिंग जो रूल्स है तो वो इंक्रीमेंट हो रही है। और जो गोल्स जो भी मतलब है तो ये जो है दोनों तरीके से आपस में अच्छा अडॉप्शन हो रहा है दोनों का। और इसी को बोलते हैं हम लोग कमिटमेंट, यहाँ पर आपका हो गया सिंपली कहने का मतलब है। तो इसमें जो है ऑटोमेटिक जो परचेज होता है, ऑटोमेटेड जो परचेज प्रोसेस जो रहता है यहाँ पर आपके, तो ये भी होना शुरू हो जाता है कि आप जो है मेरा सर्विस ऑटोमेटिकली चालू कर देना। तो ये क्या होता है कि आपस में उन दोनों का कमिटमेंट हो चुका है, यानी कि दोनों का जो अडॉप्शन है वो पूरे तरीके से हो चुका है। और पांचवा आपका फेज होता है वो है डिजोल्यूशन का है। तो डिजोल्यूशन का देखिए इसमें कहने का मतलब ये रहता है कि जैसे देखिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये जरूरी नहीं है कि कोई भी रिलेशनशिप जो है तो वो आपका एक कमिटमेंट फेज तक ही वो पहुंच सके। लास्ट में आपका क्या रहता है, कमिटमेंट फेज रहता है। तो कमिटमेंट फेज तक मान लीजिए अगर कोई चीज़ नहीं पहुंच पाया वहाँ पे, दोनों के बीच में जो है आपस में अडॉप्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो टर्मिनेट भी कर सकता है उस सर्विस को। मान लीजिए आप कोई भी सर्विस से आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो आप जो है कमिटमेंट फेज तक आप नहीं पहुंचोगे, आप एक्सपेंशन तो तक तो रहोगे, लेकिन कमिटमेंट फेज आने से पहले अब क्या हो जाएगा, उससे जो है अपना कुछ डिजोल्यूशन कर लोगे। तो यही आपका होता है यहाँ पर कि सिंपली मतलब रहता है कि टर्मिनेट कर देना, कि ये कमिटमेंट फेज से पहले ही, यानी कि उसके ऊपर में हमें लॉन्ग टर्म बना के नहीं रखते हैं यहाँ पर आपका। तो ये जो फैक्टर्स है आपके, जैसे जो रिलेशनशिप में चेंजेस जो आते हैं आपके डिफरेंट स्टेजेस में, तो ये उन सभी को डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको देखिए यहाँ पे, ये भी याद रखना है यहाँ पर आपका कि जैसे कोई भी कंपनी जो होती है तो वो जो है रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ क्यों बना के रखना चाहता है, तो इसके पीछे देखिए सबसे जो फंडामेंटल रीजन होता है इकोनॉमिक का।
ताकि वो जो है अपना प्रॉफिट वो बना के रख सके और उनका जो एक इनकम है वो बढ़ता रहे। तो मेनली ये पर्पस होता है, ऐसा नहीं कि उनको जो है वो कस्टमर के लिए वो काम करना चाहते हैं, वो उनका भला करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, वो उनका मकसद होता है कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे, उनका सेल्स बढ़ता रहे। तो ये मेनली उनका फोकस ज़्यादा होता है। तो कंपनीज यहाँ पे जो है वो अपना बेटर रिजल्ट इसी के थ्रू वो जनरेट करते हैं यहाँ पर। तो वो कब कर सकते हैं ऐसा, जब वो कस्टमर के साथ जो है वो मैनेज करे अपना, ताकि वो कस्टमर को पहले वो आइडेंटिफाई करे, उनको सेटिस्फाई करे और अपना जो है प्रॉफिटेबल कस्टमर को वो रिटेन करके रखे। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है उनके, जो उनको प्रॉफिट दे रहे हैं हमेशा, तो वो जब तक उनका ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो लेते ही रहेंगे। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो कि आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला आपका है यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन रेट। तो कस्टमर रिटेंशन रेट क्या होता है और इसका एक फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पर, तो वो हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए जो कस्टमर रिटेंशन रेट है, रिटेंशन कहने का मतलब ये रहता है कि कोई कंपनी या कोई फर्म्स है तो वो अपना कस्टमर को वो जो है बना के रखा हुआ है अपने पास, मतलब कोई भी कस्टमर जो उसका सर्विस को क्विट नहीं किए हुए हैं। जैसे आप कोई भी आप अमेजॉन प्राइम का सर्विस ही लेते हैं, तो आप हो सकते हैं कि आपने 2 महीने 3 महीने लिया, चौथे महीने में आपने जो है उसका सर्विस को कट कर दिया। तो वो क्या हो गया कि आप जो है रिटेंशन में नहीं रहे उसके। तो जो भी कस्टमर जो रहते हैं उसके, मतलब जुड़े हुए रहते हैं उससे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कस्टमर रिटेंशन। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसका प्रॉपर आपको ये याद रखना है कि कस्टमर रिटेंशन रेट मेजर्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स अ कंपनी रिटेन्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी कस्टमर्स को, कोई भी कंपनी है तो वो जो है अपना कितना नंबर ऑफ कस्टमर्स को उसने रिटेन करके रखा हुआ एक निश्चित समय के अंदर में, तो यही आपका होता है कस्टमर रिटेंशन रेट। तो इसको देखिए परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो अपना कस्टमर्स का मतलब कितना एग्जिस्टिंग कस्टमर को उसने जो है अपने पास रखा हुआ है बना के, और ये भी एक लॉयल कस्टमर होने चाहिए एक टाइम फ्रेम के अंदर में। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कोई कंपनी है उसने जो है स्टार्ट किया था 100 कस्टमर के साथ में। यानी कि उसने जब शुरुआत किया था तो उसके पास एक्चुअली में स्टार्टिंग में उसके 100 कस्टमर्स थे, और बीच में क्या हुआ कि उसका जो है 20 कस्टमर जो है सर्विस उनका वो क्विट कर दिए। तो अब बचे कितना, 100 में से आपका 20 किया तो बचा आपका 80। तो यहाँ पे उसने कितना रिटेंशन किया, तो रिटेंशन यहाँ पे उसने किया 80% का, क्योंकि उसका जो है 20 कस्टमर ऑलरेडी जा चुके हैं तो बचा उसके पास 80। 80 हुए तो ये अब कितना हुआ, दैट इज 80% हो गया। या तो फिर आप इसको डेसिमल निकाल सकते हैं 0.8। तो ये इसका क्या हो गया, रिटेंशन रेट हो गया। तो रिटेंशन रेट सिंपली कहने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर कितना है कंपनी के पास में करंट समय में एक गिवन निश्चित पीरियड टाइम में निकाला जाता है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन रेट का एक फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। जैसे ये अगर पूछा जाता है आपसे कि कस्टमर रिटेंशन रेट कितना होता है, तो आपको जो है पहले ये डेटा पता होना चाहिए। तो इसका देखिए आपका होता है AC माइनस NC अपॉन में AC इंटू 100। तो ये आप इसका परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें ये जो EC है तो ये आपको एग्जैक्टली ये डेफिनेशन याद नहीं रख, मतलब ये इसी का मतलब यहाँ पे सिंपल कहने का ये हो गया। तो दैट इज नंबर ऑफ कस्टमर एट द एंड ऑफ ए पीरियड, यानी कि लास्ट में कितना कस्टमर बचे हुए हैं। और NC का देखिए मतलब रहता है कि न्यू, दैट इज नंबर ऑफ न्यू कस्टमर ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि न्यू कस्टमर कितने आए। और AC नीचे आपका है कि नंबर ऑफ कस्टमर एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड, यानी कि शुरुआत में कितने कस्टमर थे, तो वो इसका डेटा हो गया। तो जब आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो कस्टमर रिटेंशन रेट आपका निकल जाएगा। फिर अगला देखिए आपका है चर्न रेट है। तो देखिए जो चर्न रेट है सिंपली ये जो है आपका कस्टमर रिटेंशन रेट का आपका इन्वर्स है। चर्न रेट कहने का मतलब ये आपका हो गया कि इट इज द अमाउंट ऑफ कस्टमर और द सब्सक्राइबर हु कट टाइज विद द सर्विसेज और द कंपनी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कितने कस्टमर या सब्सक्राइबर जो है जिन्होंने अपना सर्विस को कट कर दिया है एक कंपनी के साथ में अपने गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। तो जस्ट आपने यहाँ पे रिटेंशन रेट के बारे में देखा था कि कितने कस्टमर जो है उन्होंने अपना सर्विस को रिटेन करके रखा हुआ है अभी भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो चर्न रेट जैसे इसका उल्टा हो जाएगा कि कितने लोगों ने कट कर दिया अपना सर्विस को किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ में। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है उसका कस्टमर रिटेंशन रेट अगर मान लीजिए 0.8 है, यानी कि 1 में से 0.8 उसका रिटेंशन रेट है, तो जाहिर सी बात है कि जो 0.2 जो है यहाँ पर उसका वो क्या निकलेगा, उसका चर्न रेट हो जाएगा। यानी कि इतने लोगों ने जो है उसका सर्विस को कट कर दिया। तो 0.8 अगर आपका मान लीजिए रिटेंशन रेट है तो चर्न रेट कितना होगा, तो आप उसको 1 में से माइनस कर सकते हो, यानी कि उसका 20% चर्न रेट होगा। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में। फिर इसके बाद एक आपका है सर्वाइवल रेट है। तो देखिए सर्वाइवल रेट क्या होता है, तो ये चीज़ भी आपको समझना है यहाँ पे
कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कस्टमर दैट स्टेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम। तो देखिए जो आपका इस सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल रेट सिंपली मतलब ये रहता है कि कितने कस्टमर ने स्टेड किया था एक ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में, यानी कि उनका सर्विस को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। तो देखिए सर्वाइवल रेट आप लोग आराम से निकाल सकते हो यहाँ पर। सिंपली आप क्या करोगे, जो रिटेंशन रेट है इसमें से आप चर्न रेट निकाल दोगे तो आपका सर्वाइवल रेट आ जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस DFCCIL के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन CRM सिस्टम इफ द हाइपोथेटिकल रिटेंशन रेट इज 1.0, यानी कि जो रिटेंशन रेट है वो 1.0 है, तो सर्वाइवल रेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे कि इन्होंने दिया हुआ रिटेंशन रेट 1.0 है, तो सर्वाइवल रेट कितना होगा। तो देखिए सर्वाइवल रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.0, इसका मतलब है कितना हो गया, इसका 100% हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चर्न रेट जो है उसका कितना है, 0% है, क्योंकि 1.0 रिटेंशन रेट है, मतलब कि जितने कस्टमर उसके थे उतने ही कस्टमर वो जो है उसका बना हुआ, कोई भी कस्टमर यहाँ पे क्विट नहीं किया है। तो इस तरीके से उसका चर्न रेट कितना होगा, मतलब कितने कस्टमर ने अपना टाई जो है कट किया, तो वो 0 है, तो चर्न रेट कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो आप सर्वाइवल रेट भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। सर्वाइवल रेट आप जानते हो कि आप जो है रिटेंशन रेट में से चर्न रेट आप माइनस कर दो तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज सर्वाइवल रेट। तो यहाँ पे देखिए इसमें रिटेंशन रेट 100 था आपका, यानी कि 1 था, और चर्न रेट 0 था, तो इस तरीके से सर्वाइवल रेट आपका कितना होगा, तो दैट इज 1 आपका हो जाएगा, ये 100% आपका हो जाएगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि जो आपका सर्वाइवल रेट रहता है तो वो रिटेंशन रेट के बराबर ही आपका होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर इसका आपका 1 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा इस तरीके से तो आप लोग जो है इजिली निकाल सकते हो। और एक देखिए टर्म आप लोग ये भी याद रख लेना टेन्योर का। देखिए टेन्योर का मतलब रहता है कि ये जो है ये टर्म को डिस्क्राइब करता है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है तो वो कितना एक लंबे समय तक के लिए वो जो है कस्टमर बना हुआ रहता है किसी भी कंपनी का, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेन्योर। तो टेन्योर यही सिंपली कहने का मतलब हो गया कि जो ड्यूरेशन होता है किसी भी चीज़ का। अब आपने जो है टेन्योर के बारे में पढ़ा भी होगा, जो पोस्ट जैसे रहता है कोई भी प्रेसिडेंट का या फिर मान लीजिए और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनका टेन्योर मतलब कितना होता है कि वो जो है कितने लंबे समय तक जो है अपने पोस्ट पे बने रहते। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपका है कि कितने समय तक कोई कस्टमर है वो जो है बना हुआ रहा था, लेंथ ऑफ टाइम इसमें मेजर की जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि जैसे कस्टमर का जो जर्नी जो होती है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। कुछ कस्टमर जो होते हैं उसके लॉयल कस्टमर होते हैं, कुछ मेजोरिटी कस्टमर होते हैं, कुछ फर्स्ट टाइम कस्टमर होते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका सस्पेक्ट है और दूसरा आपका प्रोस्पेक्ट है। पहले ये दो टर्म्स को समझेंगे, इसके बाद जो है आपका कस्टमर के बारे में जो डिफरेंट होता है वो आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सस्पेक्ट है, तो इसके अंदर में क्या आता है यहाँ पर कि इसमें देखिए कि ये चीज़ पहले देखते हैं कि जो पोटेंशियल जो कस्टमर है, तो वो जो है जो टारगेट मार्केट जो प्रोफाइल उनका है, तो ये क्या उनको फिट करते हैं यहाँ पर। तो ये पहले सस्पेक्ट करते हैं इसके अंदर में। दूसरा आपका है प्रोस्पेक्ट है, तो प्रोस्पेक्ट के अंदर में ये देखिए इसके अंदर में जो मार्केट जो होती है, मार्केट प्रोफाइल को सबसे पहले ये इसमें टारगेट करते हैं और वो देखते हैं कि ये जो है फर्स्ट टाइम वो अप्रोच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये प्रोस्पेक्ट करना ये कहने का मतलब हो गया कि सिंपली वो यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है आपका कि कुछ जो कस्टमर होते हैं वो फर्स्ट टाइम कस्टमर होते हैं। फर्स्ट टाइम कस्टमर कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे कस्टमर जो पहली बार वो परचेज करते हैं, तो ये होता है फर्स्ट टाइम कस्टमर। फिर इसके बाद आपका है रिपीट कस्टमर। तो रिपीट कस्टमर यहाँ पे देखिए ऐसे कस्टमर रहते हैं जो कि वो एडिशनल परचेज करते हैं। एडिशनल परचेज करने का मतलब ये हो गया कि उसने पहले ही प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन इसके बाद भी जो है वो और भी प्रोडक्ट को वो परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो कंपनी जो होता है, तो यहाँ पे देखिए वो और भी रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। जैसे वो कस्टमर का पोर्टफोलियो बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे वो ऑफर दे दे उनको, तो वो जाहिर सी बात है कि एडिशनल परचेज वो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे वो जो होते हैं उनके अब ये हो गए रिपीट कस्टमर। फिर इसके बाद आपका है मेजोरिटी कस्टमर। तो मेजोरिटी कस्टमर देखिए इसमें रहता है यहाँ पर कि जैसे कस्टमर जो रहते हैं तो ये कोई कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं उनका, जैसे जो उनका एक सप्लायर होता है अपने चॉइस का। अब ये जो है उनके लिए एक सिग्निफिकेंस जो है वो प्लेस ऑक्युपाई कर लेता है उनके कस्टमर का पोर्टफोलियो के अंदर में। तो ये वो बराबर परचेज करते रहेंगे उनका, तो ये उनके लिए मेजोरिटी कस्टमर बन जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका लोयल कस्टमर है। तो लोयल कस्टमर देखिए ये ऐसे कस्टमर आपके रहते हैं जो कि कस्टमर जो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो उन्हीं का ही यूज़ करेंगे और दूसरे कोई मान लीजिए सप्लायर है तो वो उसको स्विच करने में वो रेजिस्टेंट करते हैं, यानी कि दूसरे का जो कोई भी दूसरे कोई ब्रांड है तो उनका वो परचेज नहीं करेंगे, जिसका वो परचेज कर रहे हैं सिर्फ वो उसी को ही परचेज करते रहेंगे।
कोई भले कितना उसका बुराई कर ले, कर ये कंपनी अच्छा नहीं है, वो नहीं, तब भी वो परचेज करेंगे, क्योंकि वो लॉयल रहते हैं, बने हुए रहते हैं यहाँ पे, और उनका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उस कंपनी के ऊपर में, या फिर जो ऑफर वो दे रहा है उसी के ऊपर में। कोई कुछ भी कितना कह ले तो वो जो है उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ये ऐसे होते हैं उसका लॉयल कस्टमर। और अगला आपका है एडवोकेट है। तो देखिए एडवोकेट ये ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि ये जो है एडिशनल रेफरल जो है वो बनाते हैं, यहाँ पर जनरेट करते हैं एक्चुअली में। जैसे वो वर्ड ऑफ माउथ आपका हो गया, यानी कि वो कोई अपना वर्ड ऑफ माउथ से प्रचार कर दिया किसी का प्रोडक्ट के बारे में, तो ये होते हैं एडवोकेट एक तरीके से। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो टर्म आपका है दैट इज है आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है इसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है इसका कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द नेट मार्जिन्स अर्न फ्रॉम ए रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब देखिए कोई भी कस्टमर रिलेशनशिप में रहता है किसी भी कंपनी के साथ, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो वो लेता रहता है हमेशा, तो उसके थ्रू कितना नेट मार्जिन जो है अर्न किया हुआ है कोई भी फॉर्म्स है, और या फिर कस्टमर के लिए यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई फर्म्स है वो अपना देखता है यहाँ पे कि उसने जो है जब से वो कस्टमर बना हुआ है और प्रेजेंट डे तक जब तक वो कैलकुलेशन करना चाह रहा है, तो उसके थ्रू उसने जो है कितना नेट मार्जिन उसने अर्न किया जिस जब से उसने रिलेशनशिप बनाया हुआ है कस्टमर से, तो यही उसका होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू देखिए एक मेजर होता है कि कितना जो है उसने कस्टमर से अपना प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी का कितना प्रॉफिट जनरेशन हुआ, तो मेनली ये चीज़ इसमें मेजर किया जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के अंदर में। फिर अगला देखिए जो टर्म आपका यहाँ पर है दैट इज कस्टमर रेफरल वैल्यू, या इसको सिंपली शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, CRV बोलते हैं हम लोग। तो ये देखिए आप लोग डेफिनेशन पे भी, मतलब जो इसका शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म दिया हुआ ये भी इसमें ध्यान रखना आप लोग। कस्टमर रेफरल वैल्यू का आपका है दैट इज CLV आपका है, और ये CRV आपका है कस्टमर रेफरल वैल्यू। तो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग ये भी याद रखना। तो कस्टमर रेफरल वैल्यू का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि वैल्यू जनरेटिंग रेफरल्स आर मेड बाय सेटिस्फाइड कस्टमर, यानी कि जो वैल्यू जो जनरेट किया था, जो रेफरल्स जो जनरेट उसने किया हुआ है, तो ये वो कैसे कर सकते हैं, जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो उन्हीं से कर सकते हैं। अब देखिए कोई कस्टमर है जिसने जिसने कंपनी के थ्रू या फॉर्म्स के थ्रू उसने सेटिस्फेक्शन पाया है, हाँ उसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट का गुणगान करेगा और वो अपना वर्ड ऑफ माउथ से वो प्रचार भी करेगा कि हाँ यार इसका सर्विस बहुत अच्छा है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो यही उसका होता है कस्टमर रेफरल वैल्यू, यानी कि वो कस्टमर ने जो रेफर किया उसने, तो उससे उसका कितना वैल्यू बना, कंपनी का कितना वैल्यू हुआ, तो ये चीज़ उसका निकलता है यहाँ पर सिंपली। तो कोई भी जैसे कस्टमर रहता है तो वो देखिए उनका अपना तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू तो रहता ही है, लेकिन बीच में वो क्या करेगा कि वो अपना रेफर भी करता है दूसरे कस्टमर को। तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या हो रहा है, फायदा तो कंपनी को हो रहा है यहाँ पे, बस वो क्या कर रहे हैं कस्टमर जो है रेफर कर देता है। तो इसी तरीके से देखिए आपको रेफरल्स भी दिए जाते हैं ताकि आप जो है प्रचार करें अपने उनके कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, या फिर कोई भी आप ऐप भी आप यूज़ करते हैं देखते वो बोलते हैं कि आप जो है इसका रेफर करो, आप दूसरे को रेफर करो तो आपको जो है हम इतना देंगे। तो आप देखिए वो आपको भले ही इतना देते हैं यहाँ पर आपको कि आपको मान लीजिए कि कैशबैक दे देते हैं या फिर या कुछ और दे देते हैं, लेकिन इनसे उनका और ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि उनको जो है और नए नए कस्टमर्स मिल रहे हैं आपके थ्रू। तो यही चीज़ ये आपका इसमें दिया गया हुआ है कि जो वैल्यू उनको अर्न मिला, यानी कि जो वैल्यू उनका यहाँ पे बना, उनका प्रॉफिट जो हुआ आपके थ्रू, तो ये चीज़ होता है उनका कस्टमर रेफरल वैल्यू के अंदर में। तो यही रहता है कि जो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो जो है एडिशनल वैल्यू बनाएंगे किसी भी फॉर्म्स के लिए या फिर कोई सप्लायर्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो है अपना वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ अपने फ्रेंड्स को या फिर कोई भी एसोसिएट उनके हो सकते हैं। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है यानी कि जो वैल्यू जनरेशन हो रही है कस्ट यहाँ पे फॉर्म्स को एक कस्टमर के थ्रू ही, अपना जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके थ्रू, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कस्टमर रेफरल वैल्यू। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसका कहने का मतलब। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कहने का मतलब हो गया कि कस्टमर का जो भी फुलफिलमेंट है वो जो है कितना उसका पूरा हो रहा है, यानी कि कोई प्रोडक्ट वो उसको जो प्रोडक्ट उसने यूज़ किया उसको उससे कितना प्लेजर मिला, कितना उसको सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये सारा कुछ इसके अंदर मेजर आपका किया जाता है। और यही अगर मान लीजिए उसको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर अनप्लेजरेबल कोई फुलफिलमेंट हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, तो ये इसका जस्ट आप उल्टा कर सकते हो कि उसको जो है डिससेटिस्फैक्शन मिला। फिर नेक्स्ट देखिए जो टर्म आपका यहाँ पर है दैट इज कस्टमर लॉयलिटी है। तो कस्टमर लॉयलिटी का देखिए सिंपल से ऐसे कहने का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी या ऑनर्स या कोई भी फर्म्स है तो उसके कस्टमर जो है तो वो कितना लॉयल है।
तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे देखिए दो मेजर अप्रोच यहाँ पे किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। इसमें एक रहता है जैसे मेजरिंग जो किया जाता है लॉयल्टी का, जो कि एक रहता है मेजर लॉयल्टी मेजर जो किया जाता है, तो इसमें दो बेसिस पे किया जाता है। एक आपका रहता है बिहेवियर पे बेसिस पे, दूसरा रहता है उनका एटीट्यूड के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे दिया हुआ आपका ये आप देख सकते हो मैट्रिक्स के थ्रू, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल मॉडल है कस्टमर लॉयल्टी का। तो एक आपका रहता है रिलेटिव एटीट्यूड के बेसिस, दूसरा आपका रहता है उनका परचेज के बेसिस पे रहती है। तो ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो बिहेवियरल लॉयल्टी है तो ये मेजर करता है दैट इज कस्टमर का उसका परचेजिंग बिहेवियर के ऊपर में। और दूसरा आपका इसमें जैसे दिया होता है आपका यहाँ पर एक आपका एडिशनल जो है आपका इसमें, जो कि इसमें आपका एटीट्यूडनल के बेसिस पे है। तो एटीट्यूडनल जो लॉयल्टी है तो ये मेजर करता है यहाँ पर आपका कंपनी का जो एटीट्यूड जो होती है उनकी, जैसे उनका बिलीव कितना है, फीलिंग्स उनका कितना है, या फिर परचेजिंग इंटेंशन उनका कैसा है। तो ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे जो है कस्टमर लॉयल्टी मेजर की जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में अगर आप देखते होगे ये ऊपर में आपको दिया हुआ जैसे ये रिपीट परचेज है, यानी कि कोई जो है वो कितना परचेज करता है, रिपीट वो बार बार परचेज कितना करता है। और यहाँ पे है कि एटीट्यूड है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मैट्रिक्स में जाते हैं ऊपर से नीचे, तो ये एटीट्यूडनल मतलब ये जो है इंक्रीज हो रहा है, नीचे जो होगा वो वीक होगा, ऊपर स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे आपका है रिपीट परचेज का, तो जो ज़्यादा परचेज करते होंगे तो वो आपका इधर मतलब होंगे ज़्यादा हाई में है, और लो आपका इधर है। तो ये देखिए बस इंडिकेशन है, हाई लो आपका कहीं भी लिखा जा सकता है, तो बस आपको फोकस करना है यहाँ पे। तो इसमें पहला आपका है कि कुछ लॉयल्स होते हैं। तो लॉयल्स देखिए इसमें इनको रखा गया है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि जो लॉयल जो होते हैं, यानी कि जो लॉयल कस्टमर जो होंगे, तो उनका जो रिलेटिव एटीट्यूड होगा वो भी हाई होगा, और रिपीट परचेज करने का जो जो कैपेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होगा। तो लॉयल्स ऐसे होंगे कि जिनका हाई लेवल ऑफ रिपीट बाइंग भी होगा, और साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेटिव एटीट्यूड भी होंगे। और वहीं पे जो दूसरा आपका है इसमें स्पूरियस लॉयल्स है। तो देखिए स्पूरियस लॉयल्स आपका कहाँ पर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका नीचे वाले पोर्शन में है। तो जो स्पूरियस जो लॉयल जो रहते हैं तो इनका देखिए, इनका जो है हाई लेवल ऑफ रिपीट परचेज तो होती है, लेकिन इनका जो रिलेटिव एटीट्यूड है तो वो वीक होती है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जैसे ये जो है रिलेटिव एटीट्यूड इनका वीक है, लेकिन इनका रिपीट परचेज जो है वो हाई है। फिर अगला आपका है लेटेंट लॉयल्टी है। तो लेटेंट लॉयल्टी देखिए ये उस समय एग्जिस्ट, मतलब ये वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेटिव एटीट्यूड तो होती है इनकी, यानी कि आप देख सकते हो कि जो रिलेटिव एटीट्यूड इनका स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जो रिपीट परचेज है तो वो इनका लो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में भी आपका दिया हुआ है। और एक आपका है नो लॉयल्टी। तो नो लॉयल्टी वाले ये ऐसे होते हैं कि जिनका देखिए न तो रिलेटिव एटीट्यूड ही इनका अच्छा रहता है, और न तो रिपीट परचेज ही अच्छा रहता है, मतलब दोनों ही लो होते हैं इस केस में। अब भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सिंपली आपका डेफिनेशन से ही पूछा गया था कि इसमें जो है जो वैल्यू जो ऑब्टेन करते हैं कोई भी फॉर्म्स हो गया अपने कस्टमर से ही, जो कोई भी कस्टमर है जो पॉजिटिव अपना फीडबैक देते हैं, जैसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो स्प्रेड करते हैं अपने फ्रेंड्स को बताते हैं यहाँ पे, जिसके चलते कंपनी को जो है उनको एडिशनल कस्टमर मिल जाता है बिना कोई एफर्ट किए हुए, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके उसके थ्रू ही। तो इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर रेफरल वैल्यू। तो ऑप्शन डी इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया ही था कि कस्टमर रेफरल वैल्यू जो होता है तो इसमें जो फॉर्म जो होते हैं तो वो अपना एडिशनल कस्टमर वो बनाते हैं बाय जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अपने फीडबैक के बेसिस पे, कि वो जो है अच्छा फीडबैक दिया अपना वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनका प्रचार उन्होंने कर दिया, तो इससे उनको जो है एडिशनल कस्टमर यहाँ पर मिल गया। तो ये आपका कौन सा होता है, तो ये कस्टमर रेफरल वैल्यू का होता है। और बाकी देखिए इसमें और जो भी टर्म्स आपके हैं, जैसे कि आपका पहला दिया हुआ इसमें कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ कस्टमर हैज़ मेड अ परचेज फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी कस्टमर जो है तो उसने कितना नंबर ऑफ टाइम जो है उसने परचेज किया हुआ है। तो ये होती है उसकी कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। और इसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपका है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया ही था, जो कि आपका CLV है, कि कोई भी कस्टमर जो है तो वो जो है एग्जिस्टिंग टाइम में, और जो जब से वो कस्टमर बना हुआ है तो उससे उसको कितनी जो है नेटवर्थ मिली है, कस्टमर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म से उसकी कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, प्रॉफिट उसने कितना कमाया है। तो ये चीज़ होता है आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के अंदर में। और यहाँ पे एक आपका रह गया कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू। तो कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू को देखिए ये आपका उसको रेफर करता है, दैट इज the ratio of the number of the customer exposed to a link on a specific website pages or an email who clicks the link and visit the advertisement of the product or the services। तो द कस्टमर जो आपका इसमें कस्टमर
जो क्लिक थ्रू रेट आपका दिया हुआ है ये रेशियो होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर जो कि लिंक जिनको भेजा जाता है, तो उसको जो है उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट या पेज को उन्होंने जो है क्लिक किया, कितना उन्होंने उसको क्लिक किया और उसका एडवर्टाइजमेंट को विजिट किया प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर क्लिक थ्रू रेट। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आपका आगे भी क्लास ये जारी रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।